कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आज मेरे भतीजे का मुंडन है। मैं भी मायके के गलियों में माँ का स्नेह और दुलार, पापा की डांट के बीच उनका असीम प्यार महसूस करने मायके आ चुकी हूँ। और भतीजों की बुआ बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन बहुत सारे मस्ती और रात 2 बजे तक बहुत मेहनत करने के बाद मैंने आप लोगों के लिए ये पार्ट तैयार किया है। अब नींद से आंखें बोझिल होने लगी है, इसलिए पार्ट जहाँ तक बन पाया वहीं तक एंड कर दिया है। तो आप लोग शिकायत मत करिएगा, बस कहानी को एंजॉय कीजिएगा। अब कल की गारंटी नहीं ले पाऊंगी, कोशिश करूंगी छोटा ही सही आप लोगों को पार्ट दे सकूं। स्नेह, नहाओ जाकर, हल्दी चढ़ जाती है तो लड़कियां ज़्यादा देर ऐसी नहीं घूमती। जा रही हूँ ताई जी। चुन्नू ने अब जनरेटर चलाया है, पानी भर रहा है। तब तक मैंने सोचा चाय बना देती हूँ, विवेक जीजू मांग रहे हैं। स्नेह, शादी है तुम्हारी, कभी तो अपने मन की कर लो, मत करो अब काम। राधा उसे देख प्यार से बोली तो स्नेह उनकी बात सुन कहीं और ही चली गई थी। चाय देकर बाहर के शोर से बचकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर थोड़ी देर के लिए नहाकर कमरे में आई थी। कमरे की हालत देख उसने सोचा सब समेट दे, फिर ना जाने क्यों मन मार उसने मोबाइल उठा लिया। आईने में उभरे अपने अक्स को देख स्नेह की पलकें कुछ यूं झुक गई थी, जैसे जिसकी हल्दी का रूप उस पर निखर आया था वो उसे नज़रों में कैद किए हुए हो। कल से जब से वो ये बात बोलकर गया कितनी दुखी हुई थी वो, पर ना जाने क्या सोचे हुए थी कि वो होठ मुस्कुरा उठे थे उसके। मोह तो उसका तब भी था जब कोई बंधन नहीं था, और अब तो उसका हाथ पकड़ वो हर फेरे के साथ उससे हर हक से जुड़ जाएगी। अजीब सी गुदगुदी स्नेह के मन को हर्षा रही थी, ऊपर से उसकी बेहिसाब मोहब्बत और उस पर उसके रूठने की अदा। बस एक दिन बाद उसका हर रंग उसके सामने होगा, सोचकर ही स्नेह अकेले में ही सिमट गई थी। आज बात भी नहीं हो पाई थी उसकी, कहीं जगह मिले तब तो बात करे, घर में इतनी भीड़ ही रहती। उसने इस वक्त का फ़ायदा उठा उसका फ़ोन लगाया। उधर से फ़ोन उठाते ही वो बोला। स्नेह ने महसूस किया कि उधर भी बराबर का शोर था। आपने आज फ़ोन नहीं किया मेरे पास? आज उसके पूछने से पहले वो बोली। चाय बनाने से फुर्सत है तुम्हें? इस हिसाब से चाय बनाओगी तो मुझे लगता है मुझे किचन में फेरे लगाने पड़ेंगे। इला ने बताया होगा, स्नेह उसकी बात समझकर बोली। अब तुमने तो फोटो भेजी नहीं कोई, इला कम से कम इतना तो कर देती है। वो स्क्रीन पर शो हो रही स्नेह की हल्दी की पिक्चर को देखकर बोला। मेरी भी तो मिल ही गई है, अपनी भी भेज देते, वो शर्माती हुई बोली थी। कैसे देखोगी, नजरें तो उठती नहीं तुम्हारी। स्नेह, वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही आवाज़ आई। जाओ, कोई बुला रहा है तुम्हें। हाँ, अच्छा सुनिए। वो उसकी बात सुन तुरंत बोला। वो जो आपने साड़ी ली है ना मेरे लिए, उसमें एक ब्लाउज़ थोड़ा डीप ज़्यादा है, वो झिझकते हुए बोली थी। पता है मुझे, पर मुझे बेहद पसंद आया है, पर तुम चाहो तो मैं चेंज करवा दूंगा, अभी वक्त है। नहीं, रहने दीजिए, आपके सामने पहन लूँगी, वो जल्दी से बोली थी। इतना मेरे मन का ना करो स्नेह, गुलाम नहीं हो मेरी, नहीं पसंद है तो मत पहनना। मैंने कब कहा गुलाम हूँ मैं आपकी? पर आपकी आंखों में आपकी मन की बातें मान, आपकी हो जाने की खुशी मैंने खुद चुनी है। स्नेह भरोसे से बोली थी कि मोह ने बेड की टेक से सर लगाकर आंखें बंद कर उसकी ये बात दिल में उतारी थी। नाराज़गी दिमाग में है, दिल में तो उसकी बोलती हुई नज़रें, उसके हाथों का स्पर्श, उससे आती हुई सुकून की खुशबू। स्नेह, वो बेचैनी से बोला था, पर स्नेह शायद सुन ही नहीं पाई थी। दरवाजे पर इतनी तेज़ आवाज़ हो रही थी कि सुनिए, मैं अभी रखती हूँ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बोलते हुए स्नेह ने फ़ोन काटा और मोह ने झटके से आंखें खोली। गुस्सा सा उभर आया था उनमें। हर बात मोहब्बत में समझी नहीं जाती, खासकर मोह पर तो ये बात लागू ज़रूर होती है। जानते हुए भी कि शादी वाला घर है और उसकी ही शादी है, वो स्नेह से छोटी छोटी बातों पर रूठे ना, ये कहाँ हो सकता है भला? टाइम ही नहीं है मेरे लिए। मोह बोलता हुआ बाहर की तरफ निकला था, जहाँ इस टाइम हॉल में सेम स्नेह के घर की तरह माहौल बना हुआ था। मोह, कुछ खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने, नीता ने पीछे से उससे कहा। अभी भूख नहीं है माँ, वापस आकर खा लूँगा।
अच्छा ठीक है, तो विवेक को फ़ोन कर देना, जल्दी आए। और आनव कहाँ है? नीता जी उसके पीछे आती हुई दरवाजे पर चिल्लाईं। अनुज भाई के साथ है वो, मोह रुकता हुआ बोला। मोह, स्नेह को शादी के रात देने के लिए कुछ ले आना। नीता जी धीरे से मुस्कुराकर बोली थी। मुझे याद है माँ, वो भी तुरंत बोला था। कैसे भूलता वो उस दिन की कोई बात, स्नेह से जुड़ा कुछ भी वो गुस्से में भी नहीं भूलता। मोहब्बत ही इतनी थी उसे उससे, इतनी कि आजकल उसकी खामोशी समझ कर भी ना समझी में सोच बैठा था कि कहीं उसकी मोहब्बत उसे कहीं मजबूर तो नहीं कर रही उससे मोहब्बत होने में। चटक रंग निखर आया था उसकी हथेलियों में मोह के प्यार का। सबने कहा छिपा कर लिखो ना नाम, ऐसे कि ढूंढ ना पाए मोह जी, पर उसने किसी की ना सुनी। बीचों बीच हथेली पर डिज़ाइन की कलियों और बूटों से सजाकर लिखवाया था मोह। लोग महंगे गिफ्ट देकर सबके सामने कदमों में बैठकर जाहिर करके समझते हैं कि प्यार हमने सबके सामने जता दिया, पर वो ऐसे ना जताएगी, ना उसका पति ऐसा है। उसके लिए तो उसकी ये छोटी छोटी बातें ही दुनिया की सबसे अच्छी यादों में शामिल हो जाएगी। पति सोचकर ही स्नेह के गाल लाल हो उठे थे। कल उसकी शादी थी, आज घर बिल्कुल शादी वाला था। सब मेहमान लगभग आ चुके थे। आंगन में ऊपर सुंदर सा सामियाना सजा हुआ था जिसके की धूप अंदर ना आए, पर भगवान की महिमा, आज धूप का नामो निशान नहीं था। उसी सामियाने के नीचे कुंती देवी के हिसाब से मंडप तैयार हो रहे थे। भीड़ इतनी हो रही थी कि आना जाना मुश्किल था। आज आनव आया था स्नेह की साड़ियाँ लेकर। जैसे ही आकर खड़ा हुआ, सामने से हजार भूतों को सर पर सवार किए हुए इला से उसकी मुलाकात हुई। हेलो डंकिनी, मेरा मूड बहुत ख़राब है, आज मुझसे मत लड़ना वरना तुम्हारे सर पर लगे हुए बाल नोच लूँगी। और जैसे कि तुम बाल नोचोगी और मैं खड़ा रहूँगा और बोलूँगा ये साइड में बचा है, इसे भी नोच लो। काम बको, इला आंखें गोल घुमाकर बोली। साड़ी लेकर आया हूँ, तुम कहाँ जा रही थी? बंदर नाच दिखाने चलोगे? अच्छा, तभी ये सुंदर रंग मिलाए हैं। आनो इला की लाल कुर्ती पीली स्लैक्स को देखकर बोला। जो मिला वो पहन लिया, मुझे मिस इंडिया कंपटीशन में भाग नहीं लेना है। अरे मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, वैसे अच्छा है, बस कुत्तों से सावधान रहना। अरे आ जाओ लल्ला, तमीज़ तो सीख लो इलावती, कब से बेचारा इतना वजन लिए खड़ा है। कुंती देवी सूती साड़ी पहने हाथ में बटुआ पकड़े आते हुए बोली। जी दादी, वो उनके पैर छूकर बोला। खुश रहो, और तुम जाओ जल्दी और कह देना रंजन की अम्मा से अगर अब की ना आई तो बात खराब होंगी, और उनसे वो मुसल मांग लाना। जा रही हूँ, पैसे लाओ, पैदल नहीं जाऊँगी, ऑटो वालों को देने के लिए अलग और कुछ खाने के लिए अलग। घर में इतना सब बना है फिर भी अभी कमी है बाहर खाने की, कुंती देवी चिल्लाई थी। फिर बटुआ खोल पैसे दे दिए थे। इला जा रही हो तो उनकी बड़ी वाली परात लानी थी, वो ले आओगी क्या? उधर से सुनीता जी आकर बोली। मैं हल्क नहीं हूँ जो कंधे पर रख कर अकेले परात ले आऊँगी और गले में मूसल टांग लूँगी, वो बोली तो आनव हंसा तो उसने उसे घूरा। फिर आनव साइलेंट हो गया। ये हल्क कौन पहलवान है? कुंती देवी बोली। अभी नहीं समझा सकती दादी जी, मैं चला जाता हूँ साथ में, आप ये सामान रखवा दीजिए। आनो सुनीता को वो ब्रीफकेस पकड़ाकर बोला तो इला ने उसे तिरछी निगाहों से देखा। ऑटो रुकवाओ चलकर, मैं गाड़ी लाया हूँ। अक्ल से पैदल इंसान, गाड़ी में परात छत पर पकड़कर बैठ जाओगे? ओके चलता हूँ। इधर चुन्नू आज टेलर के यहाँ गया था, उसकी कल पहनने वाली शर्ट टेलर ने खो दी थी और टेलर का कहना था कि वो शर्ट उसकी घर में ही है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर शादी में? जीवन भाई की शादी में मेरे बाल छुटवा दिए गए थे, रमन भाई की शादी में मेरे जूते गायब हो गए थे। हाँ, पर विभा दीदी की शादी में तो कुछ ना हुआ था। हाँ याद करो, पूरे कपड़े ही गायब थे मेरे, पता नहीं कैसे स्नेह दीदी ने ढूंढ दिए थे। अब की तो उनकी ही शादी है और आपकी भी, अब की कौन ढूंढेगा? वो कला से मुँह बनाकर बोल रहा था। अच्छा मुँह मत बना, आज का दिन अभी बाकी है, मिल जाएगी। स्नेह जल्दी जल्दी हाथ चलाकर बोली। ढीले बालों के जूड़े में मेहंदी लगे हाथों में वो डार्क रेड कलर का सूट पहने खिली खिली सी बेहद सुंदर लग रही थी। स्नेह तुम्हारी साड़ियाँ आ गई हैं, देख लो, सुनीता आते हुए बोली। हाँ माँ, रख दीजिए, अभी देखती हूँ। बताओ, देखते देखते तुम इतनी बड़ी हो गई। सुनीता पल्लू से ये बोलते हुए आंसू पोंछने लगी थी। माँ, स्नेह ने उन्हें रुक कर देखा।
हाँ ये पहले कर लो, सब रो लो पहले। आधी रात को ताई जी कला दीदी का बक्सा तैयार करते करते रो रही थी। सुबह चाचा रो रहे थे, अब आप रो लो। ऐसा करो बारात आकर खड़ी हो तब सब एक साथ पहले रो ही लेना। मैं बोल दूंगा बारातियों को कि मेरे घर में सबको रोना है, इसलिए द्वार चार बाद में करेंगे। आप सब गाड़ी में बैठ कर तब तक रील बनाएं। आए हम बाराती बारात लेकर गाने पर। चुनमुन चिढ़ा हुआ स्नेह को सुनीता के पास से खींचता हुआ बोला था, दीदी मेरी शर्ट पहले देख लो। और कला दीदी तुम क्या खड़ी खड़ी कर रही हो, देखो मैं क्या नंगा घूमूंगा कल। तुम रो रहे हो? कला आंसू साफ करते हुए मुस्कुरा कर बोली, नहीं तो मर्द नहीं रोते, पर चुन्नू रोता है। पीछे से आकर खड़े हुए जीवन ने कहा, मैं जा रहा हूँ, पता नहीं सब क्या क्या बोलते हैं। वो कमरे से बाहर निकलता हुआ बोला, शादी लड़के वालों के लिए किसी के सदस्य का आगमन होता है और लड़की वालों के लिए घर से सब एकदम खाली होना। बेटियां यूं ही नहीं घर की रौनक होती हैं। भले सब तैयारियों में कभी हंसना गाना काम करना सब था, पर पलकें तो भीग ही जाती थी सबकी। कभी इला की लड़ते लड़ते, चुन्नू की हर टाइम दीदी की रट लगाते हुए, जीवन रमन की उन सब की सज़ा में खुद को बेमतलब इन्वॉल्व हो जाने की चिढ़ से, उन तीन देवरानी जेठानी का सब बच्चों को एक साथ खड़े देखने पर ये सोचकर कि कितने अधूरे हैं वो सब एक दूसरे के बिना। ये सोचकर बचपन कितना अच्छा होता है ना, बस इतनी ही फिक्र होती है कि स्कूल की छुट्टी की घंटी कब बजेगी। याद आया था आज दीनानाथ को आंगन में खड़े होकर दरवाजे की तरफ देखते हुए, वो बचपन के स्नेह, कला और विभा, और उनके साथ छोटा सा गोद में चुन्नू और जिम्मेदार से रमन। जीवन संयुक्त परिवार की यही खासियत होती है, यादें इतनी छोटी छोटी और ख़ास होती हैं कि समझ ही नहीं आता कि किस बात पर आँख नम हुई थी। दादा वो अभी सोच ही रहे थे कि पीछे से वैजूनाथ की आवाज़ आई। उन्होंने हल्के से आंखें साफ की थी। चेक पर साइन कर दीजिए, अम्मा कह रही हैं सुनार को आज पैसे दे दिए जाएं। ठीक है, वो चेक लेते हुए बोले। बच्चे जल्दी बड़े हो गए ना बैजू, वो धीरे से बोले थे। समय अपना काम करता है दादा, बैजू पलटकर बोले थे। मोह का फ़ोन आया था तो स्नेह, जो कि अभी अभी पीला कपड़ा लिए बंध रही पेटियों पर लगाने के लिए लेकर जा रही थी, उसने फ़ोन उठाया। सुनिए, मैं अभी आकर आपको फ़ोन करती हूँ। हाँ ठीक है, तुम ये बताओ तुम्हें रात के लिए नाइटी, ये कॉटन मैक्सी तो नहीं चाहिए? जी, स्नेह कुछ समझकर सकुचाई थी। बोलो ना, कुछ लेने आया था, यहाँ बहुत अच्छी है, कहो तो ले लूँ। स्नेह शर्माना बंद करो, खरीद रहा हूँ, पहना नहीं रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? स्नेह एकदम से उसकी बात सुन एकदम जल्दी से शर्मा कर मुस्कुराते हुए बोली थी, जो पसंद हो आपको। मुझे तो बहुत कुछ पसंद है, करती कहाँ हो तुम कुछ मेरे मन का। बढ़िया तानों की पुस्तक खुली थी और एक ताना स्नेह के खाते में। ताने देना नहीं भूलेंगे, स्नेह धीरे से बोली थी। अपने लिए ले लीजिए कुछ, मैं नाइटी पहने कैसा लगूंगा स्नेह? वो पलट कर बोला था। स्नेह को खुलकर हंसी आई थी तो मोह ने रोक कर उसे सुना था। अपनी गुस्सा चिढ़ सब किनारे कर किया था उसने, क्योंकि स्नेह का उसकी ज़िंदगी में आना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन इतना भी वो सीधा नहीं, वो उसका तो बहुत पहले से था ना, इसलिए अपना गुस्सा भूल जाए ये हो नहीं सकता। कब तक नाराज़ रहेंगे? बड़ा मनाया ही तुमने मुझे, सच बताऊं स्नेह, मैं मान भी जाता अब तक, पर तुम्हें टाइम ही कहाँ है मुझे मनाने का। आधे टाइम तो तुम चाय वाली बनी रहती हो। वो झल्ला कर बोला, मैंने मनाया नहीं आपको। नहीं, कब मनाया? तो ठीक है, आपका जो मन करे खरीद लीजिए, मैं पहन लूँगी आपकी मर्जी से। वैसे भी कुछ चीज़ें आपकी नज़रों से ही मैं देखना चाहती हूँ। बोलते हुए उसने फ़ोन रखा और मोह ने फ़ोन देखते ही हजार बातें मन में स्नेह को सुनाई थी और इधर स्नेह मुस्कुराकर बाहर निकली थी। जब समय खत्म होने का डर नहीं होगा, जब हाथ पकड़ने से लेकर मर्यादा टूटने का संकोच ना होगा, जब वो रूठे हुए मोहब्बत से उससे नजरें फेरेगा, तब वो उसे मनाएगी। जब वो उसका पति होगा, 7 जन्मों के साथ के वादे के साथ। जगमग लाइट, पकवानों की खुशबू, धीमे से बजाया जा रहा डीजे पर संगीत और लोगों का शोर। मंडप सज चुका, बारात आने से पहले की सभी ज़रूरी रस्में चल रही थी। आंगन के बीच सास सुहागन रस्म के साथ ढोलक पर थाप का सुकून किया जा रहा था और वहीं स्नेह के कमरे में ब्यूटिशियन अपना कमाल दिखा रही थी। कैसी लग रही हूँ मैं स्नेह? कला जूड़ा तैयार कर स्नेह की तरफ मुड़कर बोली।
बहुत अच्छी दीदी, बस आप ना बिंदी थोड़ी बड़ी लगवा लीजिए, आप पर बहुत सुंदर लगेगी। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा स्नेह, ये कमरबंद देखना। नहीं, ये नहीं, आप ये पहनिए ना। वो अपना लिया हुआ कमरबंद उसे देकर बोली। नहीं स्नेह, ये चाची का है। तो क्या हम सब एक नहीं है दीदी, अभी से पराया कर रही हो? नहीं स्नेह, पागल हो? कभी नहीं, तुम तो हम सब भाई बहनों की शान हो। अब मुझे रुलाओ मत, ये सब बोलकर मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। और पहनाओ कमरबंद। और तुम कब तैयार होगी? याद है कि भूल गई? शादी तुम्हारी भी है, मोह जी आते ही होंगे। कला नम आँखों से बोली तो स्नेह मुस्कुरा पड़ी। कैसे भूल सकती हूँ दीदी, स्नेह धीमे से बोली थी। उधर दूल्हे पक्ष में कुआं पूजन की रस्म के बाद दूल्हे के रूप में सजे हुए मोह पर उतरे हुए रूप को देख नीला जी की आंखें भर आई। विवेक की शादी पहले करनी पड़ी थी तो उनका मन कहीं ना कहीं इस अंदेशे में था कि ना जाने कब वो यूं से देखेंगे। अनुज, विनीता, आनो, विवेक और विभा जो फिलहाल इधर से बाराती बनकर जा रही थी, उधर घराती बनने वाली थी। फिलहाल गाजे बाजे के साथ दोनों का बारात आगमन हुआ। गुड्डू जी भी कम ना थे, गजब ढा रहे थे अपने सिंपल सोबर लुक में। द्वारचार शुरू हुआ तो माननीय इला देवी जी कपड़े बदल ये चेक करने आई थी कि उनके जीजू मंडल ने कुछ अच्छा ना पहना, नाक तो नहीं कटवाई। तो वो बचते बचाते जाकर खड़ी हुई बाकी सरगना दल के पास। इला, ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है और ये बालों में चिमटी लगाई है, बड़ी जानी पहचानी है। अनुज चिल्लाकर बोला था शोर की वजह से। ये हेयर स्टाइल नहीं है, मैंने बाल गोल गोल घुमा कर ये कपड़ों पर लगाने वाली चिमटी बालों में लगा ली, कुछ मिल ही नहीं रहा था ना। कोल तार लगा लो, एक बार जो स्टाइल बनाओगी पूरी जिंदगी चलेगा, ना धोने की टेंशन ना बांधने की। वो सब इकट्ठा होकर चल रही गाड़ियों के बीच से निकल साइड में आए तो आनो बोला, तुम अपने मुंह पर यूज क्यों नहीं करते थोड़ा? देखो, इससे पहले कुछ शुरू हो मैं कह देता हूँ, आज मोह बाई की शादी है तो कोई युद्ध नहीं होगा। तुम लोग यहाँ हो, चलो वहाँ पापा ढूंढ रहे हैं, माला पहनो चलकर। और इला, ये क्या हुलिया है बाले? तुम लोग यहाँ हो, चलो वहाँ पापा ढूंढ रहे हैं, माला पहनो चलकर। और इला, ये क्या हुलिया है, बाल बांधो जाकर। ग्रीन लहंगे में विवेक से मैच करती हुई विभा आते हुए बोली। इधर आज जीवन की ड्यूटी फूफा जी ने अच्छी लगा दी थी। सोमवती बुआ तो निकल पड़ी थी अपने मोहल्ले की बचपन की सहेलियों के साथ बारात में ठुमके लगाने। और चुन्नू को जीवन ने खुद भेजा था किसी काम से। और अब फूफा नाराज हुए लेटे हैं क्योंकि उन्हें किसी ने माला नहीं पहनाई। कहाँ थे तुम चुन्नू? चुनमुन के आते ही जीवन बोला, आप ही ने तो भेजा था, देखो बारात भी आ गई। भला हो, अब की मैं तैयार पहले ही हो गया था। बुआ कहाँ है? और पापा को भी बुलाकर लाओ, साथ में दादी को भी। क्यों? हिटलर और डॉन का तो ठीक था, छोटा डॉन का क्या करेंगे आप? क्योंकि फूफा नाराज, घर अकेले लेटे हैं, कच्छा बनियान पहने। अगर आज किसी को पता ना होता कि फूफा यहाँ आए हैं तो आज इनका क्या ताजमहल के ऊपर ले जाकर नीचे फेंक देते। चुन्नू एकदम बोला, पागल हो तुम? छोटा डॉन मतलब बुआ को ढूंढो। ढूंढना क्या है? वो जो पीली साड़ी में लाल लिपस्टिक, मोटी गर्दन, जिसमें 3 मोती वाले हार दिखाई दे रहे हैं, वो बुआ है। अभी पकड़ कर लाता हूँ। ये फूफा जी के कपड़े बुआ ने पहन लिए क्या? इला हाथ में कंघा लिए फिर बाहर निकली थी। नहीं, धीरे बोलो, फूफा नाराज है, रीमा बोली। अच्छा, तो सब नॉर्मल है, बोलती हुई वो वापस अंदर गई। चुन्नू बुआ को पकड़ लाया, फिर दीनानाथ को बताया गया जैसे तैसे फूफा कांड। फिर द्वार चार की रस्म के साथ खाने पीने का प्रोग्राम शुरू हुआ। गुड्डू जी तो थे ही सौम्य सजीले, सुंदर से कुर्ते पजामे के ऊपर जैकेट के साथ, पर लाइमलाइट तो मुंह लूटे हुए था औरों से अलग। अभी के लिए वो ब्लैक शर्ट के साथ हल्के गोल्ड कलर कोट पैंट कैरी किए हुए था। गजब का रंग आया था उस पर। कुंती देवी ने विभा की शादी की तरह ही जयमाल मंडप में ही डालने की व्यवस्था की थी। इला ने बाल बांध कर स्नेह के कमरे में एंट्री ली थी। कला बिल्कुल तैयार हो गई थी और स्नेह की बस चुनरी सेट होनी रह गई थी। लहंगा कुछ हिसाब से पहनना आसान भी था। बेचारी स्नेह को पहले वो साड़ी, फिर उस पर डाली गई चुनरी को सेट करवाने में काफ़ी समय लगा। वो तो द्वार चार पर फेंके जाने वाला दोना भी दूसरी चुनरी सर से डाल फेंक आई थी। देख तक नहीं पाई थी मुंह लग कैसा रहा है। देखा आपने अपने वाले को? इला ने इठला कर पूछा। देखा गुड्डू सी आज गजब ढा रहे हैं। कला भी पलट कर वैसे ही बोली। मैंने नहीं देखा, स्नेह धीरे से बोली।
क्या स्नेह, चलो कोई नहीं, हम किस लिए हैं बताओ। कला दीदी कैसे लग रहे हैं स्नेह वाले, भगा ले जाने वाले। कला उसे ताली देती हुई बोली, दीदी कुछ भी सोच लीजिए, नवीन जीजा भी हैं। अरे है ना, पर अभी शादी नहीं हुई है ना, तो इतना तो बनता है ना। वैसे स्नेह तुम बहुत सुंदर लग रही हो, सच मानो तो बिल्कुल अलग। दादी सही कहती हैं, लहंगा सुंदर ज़रूर होता है पर साड़ी, अब कहूँगी नहीं, खुद ही देख लेना मोह जीजू की आंखों में। कला उसके कान के पीछे काला टीका लगाकर बोली, चलो स्नेह, कला आपके होने वाले पति आपका इंतजार कर रहे हैं, विभा आते हुए ही बोली। ओ हो, क्या दीदी ससुराल के सारे जेवर उठाकर खुद पहन लिए हैं, बुआ बन रही हो। इला उसे देख कर बोली, चल पागल, अब सुनो, कला की हेल्प करो तुम, मैं स्नेह को लिए चलती हूँ, वो प्यार से बोली। कला तो कुछ सकुचा कर आगे बढ़ गई थी, पर स्नेह उसका जिस्म जैसे ठंडा सा हो गया था। कमरे की डेहरी लांग कर उसने आंगन में कदम रखा तो जैसे लगा किसी की आंखों में कैद हो गई हो। पलकें हमेशा की तरह झुक गई, जैसे मोह की मौजूदगी भाप गई हो। और मोह, उसने अभी के लिए उसी के साड़ी के कलर का मैचिंग इस समय कुर्ता पहन लिया था, जिसके उसी की साड़ी के पल्लू की तरह एक साइड सीने पर चांदी के धागों की कढ़ाई थी। उसने एक टक सामने से आती हुई अपनी जिंदगी को देखा था। सुर्ख लाल साड़ी, जिस पर झिलमिलाती हुई सर से पड़ी हुई चुनरी, हाथों में पड़ी हुई कांच की चूड़ियों का सेट, पुराने ज़माने की चलने वाली नथ को आज के ज़माने की डिज़ाइन से सजाया गया, जिसकी गीथी हुई लड़ियाँ उसके होठों को छू रही थी। वो सामने आकर खड़ी हुई थी। लड़कियां ही नहीं, लड़कों को भी एक अजीब सी भावना फील होती हो, ये शादी बंधन होता ही ऐसा है। उसे देख लगा था आज मोह को, अब तक सिर्फ वो सांसों जैसी थी और अब वो उसका वजूद हो गई थी। झुकी हुई पलकों तले सब उसकी पसंद का पहने खड़ी, वो सिर्फ उसकी होने आई थी। कन्या जयमाल के लिए आगे बढ़े, पंडित जी का स्वर सुनाई दिया। कुंती देवी ने इशारा किया, बड़े होने के नाते कला आगे बढ़ी। नवीन की नज़रों में खुद के लिए सम्मान देख भगवान का शुक्रिया अदा कर उसने वरमाला नवीन के गले में डाल दी और नवीन जी ने भी मुस्कुरा कर आंखों से उसकी तारीफ करते हुए वरमाला उसे पहना दी। अब बारी स्नेह की थी। धीरे से पायल पहने हुए कदम उसने मोह के सामने वाले पाटले पर रखे। विभा ने उससे हाथ में वरमाला पकड़ाई। उसने धीरे से पल के ऊपर की, जैसे जानती हो कि वो क्या चाहता है। कहते हैं विवाह की वेदी पर वर श्री राम का और वधू पर सीता जी का रूप उतर आता है, तो अभी के लिए उस पर उतरे हुए रूप को तो मोह देख रहा था, पर उसने भी वो सुर्ख आंखें उस पर अब उठाई थी। श्याम सलोने से मुखड़े पर कहीं छिपी हुई नाराज़गी, आंखों में उतरी मोहब्बत और दिल चुराने वाला रूप। स्नेह ने जानबूझकर नज़रें नीचे की, जैसे खुद की ही नज़र लग जाएगी। वरमाला आगे की तो मोह ने झुक कर खुद गले में पहन ली। आज कुछ कहने की ज़रूरत नहीं हुई, सब आंखें ही बोल गई थी। कुंती देवी ने आंखों ही आंखों में दोनों जोड़ों की नज़र उतारी, पर नज़र एक बार के लिए मोह और स्नेह पर ज़रूर रुकी। गलत थी वो वाकई, वो एक साथ इतने सुंदर लग रहे थे कि उनके मन में दबी हुई कहीं कसक भी आज गायब हो गई थी। फिलहाल जयमाल संपन्न हुआ। रात की अंतिम बेला के साथ उगते हुए सूर्य में मंत्रोच्चारण के साथ चांदी के सिक्के से भरी हुई मांग, पैरों में पड़ी हुई बिछुए और लगा हुआ महावर, 7 फेरे और कन्यादान, बस अब विदाई में थोड़ा समय था। उससे पहले की जाने वाली कुछ वधू पक्ष से वर पक्ष के लिए रस्मों की तैयारियां चल रही थी। ननिहाल पक्ष से आई हुई पीली किरण लगी हुई साड़ियाँ अभी कला और स्नेह पहने हुई थी। कला तो अभी कुछ देर के लिए लेट गई थी। अक्सर उसका रात में जागने से सर दर्द होने लगता था, नींद तो आ नहीं रही थी उसे मारे दुख के, पर बस आंखें बंद किए स्नेह के डांटने पर पड़ी हुई थी। सुबह के सूरज के साथ सबकी थकान उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। स्नेह अभी अपना और कला का कुछ सामान रख रही थी जो राधा ताई ने उसे दिया था। कुछ लाल चूड़ियों के पीछे लगी 7 काली चूड़ियाँ और उनमें बंधा कंकड़ और फैल कर पूरे माथे पर हुआ वो लाल सिंदूर जिसमें लगी हुई गोल्ड की मांग बेदी वो बार बार सही कर रही थी। ऊपर से वो कंधे पर पड़ा हुआ फेरों के वक्त बांधा गया गठजोड़ जो मोह के कंधे से उतर कर उसे दे दिया गया था बिना गांठ खोले, ताकि ससुराल जाकर वहाँ की रस्मों के बाद इसे खोला जाए। शक्ल बन जाती है ना दुल्हन की शादी में, कोई कितना भी परफेक्ट हो, हल्की घबराहट, कुछ आंसू, कुछ बिछड़ने का दर्द और कुछ सोचने ही नहीं देता।
लेकिन फिर भी गजब का रूप उतरता है, ऐसा रूप जो फिर कितने ही श्रृंगार कर लिया जाए वैसा नहीं लगता। शायद इसलिए कि बात सिर्फ श्रृंगार की नहीं है, भावनाओं की है, एहसासों की है। सब सेट हो गया था। उसने धीरे से खिड़की खोली। इला कुर्ती और जींस पहने थकी हुई आंगन में सजाए गए सोफों के बीच बड़े से मेज पर सारे पकवान सेट करवा रही थी। साथ में उसके आनो भी लगा हुआ था। चुन्नू उन्हें लाने में बिजी था। कितना भी सेट किया हो उन्होंने कपड़ों को सुबह के लिए, पर अभी सब उल जलूल ही पहने थे। कलेवा की तैयारी था। स्नेह का मन किया हेल्प कर दे सबकी, पर आज बात कुछ और थी। थोड़ी देर में आंगन भर आया। आसपास की भाभियों की हंसी ठिठोली के बीच सोफे पर बैठे गुड्डू जी और उसके पति देव बस मुस्कुरा ही पा रहे थे। उसके पति देव उसका मन सोच कर ही हजारों रंगों से झिलमिला उठा। हल्की रेड शर्ट, नीचे ब्लैक जींस, शूज, कलाई पर बंधी हुई वाच में फंसा वो कंकड़, नींद से भरी नसीली सी आंखें, माथे पर आए बालों के बीच सजा वो रोली अक्षत का टीका, उंगलियों से माथे पर आए बाल संभालता वो। स्नेह का दिल धड़क उठा था। कौन कहता है रूप सिर्फ लड़कियों पर ही आता है? अरे सुंदरता तो लड़कों की भी बढ़ जाती है। स्नेह की पलकें लाज से झुक सी गई थी। हौलों से वो खिड़की से पीछे हटी थी तो ना जाने क्यों मोह ने पलट कर उस खिड़की को देखा था जहां अब सिर्फ पर्दा हिलता हुआ दिखाई दिया था। फिर कोई बात से एक बार भी उसने स्नेह को नहीं देखा था। ये जानते हुए भी कि आज कोई बंधन स्नेह को नहीं रोक सकता था। वो उसके साथ हक से जाएगी, फिर भी बेचैन हुआ था वो। क्या ढूंढ रहे हैं मोहजी? पास बैठे नवीन ने उससे पूछा था। कुछ नहीं, मोह ने सिर हिलाया था। नहीं दिखेगी, सब्र रखिए, बस कुछ देर बाद साथ ही ले जाना है। नवीन जी मुस्कुराकर धीरे से बोले तो मोह ने उन्हें सम्मान से देखा। इस एक रात में जितनी उनसे बातें हुए थी, बेहद सुलझे हुए थे वो कला के लिए। उनसे अच्छा इंसान और कोई हो ही नहीं सकता था। ये लो चाय। आनो ने जूता चुराई के बाद 1 घंटा बहस करके कुर्सी पर फैली हुई इला से कहा। जहर मिलाकर लाए हो? नहीं थक गई हो ना? इतना प्यार कब से? जब से तुम्हारी आत्मा तुम्हारा शरीर छोड़कर सोने चली गई है तब से। चाय पी लो, वापस आ जाएगी। और मेरा प्यार तुरंत खत्म, क्योंकि फिर तुम मुझसे लड़ना गला फाड़ फाड़ कर। पकौड़ी भी ले आते। उंगली पकड़ाई है, तुम तो हाथ ही पकड़ने लगी हो यार। वापस ले जाओ चाय, वो नकली गुस्से से बोली। ला रहा हूँ, आनो खींचता हुआ बोला। इला उसे जाते देख मुस्कुराई। आजकल ये सफ़ेदी की चमकार उसे अच्छी लगने लगी थी। उसने पास कुर्सी पर बैठे हुए सो रहे अनुज की उंगली धीरे से चाय में डुबाई। आहा, वो एकदम जागते हुए बोला। क्या जीजाजी, सो रहे हो? क्या करें, जिनको नींद नहीं है उन्हें बीबियाँ मिल रही है, हमें तो मिल चुकी है ना, तो आएगी ही नींद। चुन्नू वो सामने देख बोला। हाँ। चुन्नू जो चप्पल पहले रमन के साथ डेयरी से अभी दूध लेकर आया था वहीं से चिल्लाया। मेरा मोबाइल विवेक जीजू को दिया था, वो बाहर हैं। जीजू, गाड़ी चाहिए थी मोह जीजू की विदाई के लिए, जो मिठाई पैक करनी है उसके डिब्बे लाने हैं। हाँ तो लो ना, मोह के पास है चाबी। जीजू चाबी। वो तुरंत मोह के पास पहुंचा। ये लो, और हाँ ये कार्ड लो, वापस आते हुए टैंक फुल करवा लेना। अरे मोहजी रहने दीजिए, मैं पैसे दे दूंगा। चुन्नू को आप काहे देंगे, रखिए। रमन तुरंत बोला। नहीं दादा, आप रहने दीजिए, कोई बात नहीं, सब अपना ही तो है। वो बेहद एतमाद से चुन्नू को कार्ड देकर बोला तो चुन्नू फट से चाबी लेकर गायब हुआ। खैर सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब विदाई का प्रोग्राम शुरू हुआ। उसमें कला और स्नेह ने जो रोना शुरू किया तो सब बिना रोए ना रह सके। चुन्नू तो स्नेह से लिपट कर ऐसे रोआ कि उसे खींचकर उससे अलग करना पड़ा। हमेशा मस्त रहने वाली इला भी उन दोनों से लिपट कर खूब रोई थी। वो आंगन, वो कमरा, वो रात तक जगकर लूडो खेलना, वो छत पर तारों के नीचे एक साथ लेटना, भोली सी स्नेह का फायदा उठाना, कला की जोर से बोलने की आदत, विवाह का अपने हिस्से की चीज का भी बंटवारा, इला की फिल्मी बातें, दीनानाथ से छिपकर कांड करना, बुआ की खिंचाई, फूफा की चाय, सब कुछ। कुछ भी तो आज बुरा नहीं था, सब यादें ही तो थी। दादी का बटुआ, माओं का दुलार, भाभीयों की छिड़खानी और बड़े भाइयों का साथ। वक्त सिर्फ आंचल में समेट लेना था। कुछ वैसा फिर कहाँ रह जाता है, बदल ही तो जाता है। फिर कहाँ वो बेपरवाही, जो ना सोने की टेंशन, ना देर से उठने का गम। कुछ चीज़ें बस मायके की ही होती है, सिर्फ मायके की।
सब भाई बहन एक साथ हुए थे। कुंती देवी ने हाथ सर पर रख दोनों को आशीर्वाद दिया था। हाथ पकड़ सबसे पहले जीवन ने कला को नवीन जी के पास बिठाया। ध्यान रखिएगा नवीन जी। जी दादा, वो विश्वास से बोले थे। फिर धीरे से कला का हाथ पकड़ लिया था, जिस पर कला ने रोई हुई आंखों से उन्हें देख इल्तिजा की थी, जैसे कहा हो कभी ना छूटने देना ये घर, ये भाई बहन। और उन्होंने पलकें झपकाकर हामी भरी थी। उसके बाद स्नेह की बारी थी। स्नेह हमेशा से कुछ ज़्यादा ही भावुक रही थी, परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, खासकर चुन्नू के लिए। उसका हाथ जैसे ही जीवन ने पकड़ा था, उसने सर हिलाया था। नहीं दादा, वो रोकर बोली थी। पागल हो, सब बेटियां जाती हैं स्नेह, और फिर हम अलग हैं क्या तुमसे? बोल। जीवन ने गाड़ी खोल उसने मोह के करीब उसे बिठाया था। भीगी आंखों से विदाई करते हुए गाड़ियां आगे बढ़ गई थी। स्नेह की रोती हुई आंखें अब भी खिड़की के बाहर उन गलियों पर टिकी थी। पास कितना भी हो उसका घर, अब मायका तो बन ही गया था। वो धीरे से सिसकी थी कि उसने खुद के कंधे पर मोह का हाथ महसूस किया था। एकदम सेंस में आई थी वो। स्नेह ने धीरे से मोह की तरफ पलटकर देखा, जैसे देख रही हो कि कहीं रोते रोते बोली गई ना जाने की बात मोह को बुरी तो नहीं लग गई। जब कहो कि ले आऊँगा, साथ लिए जा रहा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ रहेगा। स्नेह वो प्यार से बोला था तो स्नेह को एकदम सुकून आया था। वो एकदम से उसके सीने से लग रो पड़ी थी। आगे बैठे गाड़ी चलाते हुए विवेक की भी आंखें भर आई थी। विभा भी यूं ही रोई थी। मोह ने धीरे से हाथ उसके सर पर रख दिया था। स्नेह की आंखें भरोसे से भर गई थी। जिस आंचल में समेट कर वो अपने सब रिश्ते लाई थी, उसी आंचल से निकल कर वो भरोसे की भावना से रिश्ते उसके जीवन साथी के रूप में मोह में समा गए। यूं ही नहीं, पति सबसे प्यारा होता है, उसी का साथ तो होता है। अभी भरी हुई आंखें कुछ पल बाद उसके एहसास सुकून में बदल जाती हैं। आज के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, गला बार बार रुध जा रहा है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं भी एक जॉइंट फैमिली से हूँ, 7-8 भाई बहनों के बीच की थी, तो फिर वो सारा प्यार, सारे रिश्ते, सब चीज़ जैसी लेखिका जी ने लिखा है, सब वैसे भी याद आ गए। ये बात बिल्कुल सच है, सब लोग भले ही मिलते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन वो प्यार, वो बेपरवाहियाँ, वो खूबसूरत यादें, वो एक दूसरे को छेड़ना कहाँ ही रह जाता है। मेरी बात से कौन कौन से लोग सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और वैसे भी शादी होने के बाद मायके पर वो हक भी नहीं रह जाता है बेटियों का। कोई कितना भी कहे, लेकिन खुद अपने मन में एक सकुचाहट सी आ ही जाती है। अगर मेरे द्वारा लाई गई कहानियाँ आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।